अब मैं आपको शुभ ग्रह तथा सूर्य चंद्रमा के बारे में विशेष नियम बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर इन बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम फलादेश करने में गलती कर बैठेंगे। गुरु व शुक्र की अपेक्षा बुध कम मारक है। गुरु और शुक्र की अपेक्षा में बुध कम मारक है और बुध की अपेक्षा में चंद्रमा कम मारक है। क्यों? वैसे भी बुध को राजकुमार की उपाधि दी है और चंद्रमा को रानी की उपाधि दी है और सूर्य को राजा की उपाधि दी हुई है। तो यह राजा रानी और राजकुमार की जो पाप फल होता है वो कम माना जाता है। राजकुमार बुध, रानी चंद्रमा और राजा सूर्य महाराज। इसका अभिप्राय यह है कि गुरु और शुक्र की विशेषता सप्तम केंद्रेश होकर विशेष मारक हो जाते हैं। गुरु व शुक्र विशेषतः सप्तम भाव के स्वामी होकर विशेष मारक हो जाते हैं। ये पिछली बार भी मैं आपको बता चुका हूं। अब पाप संग रहित बुध अथवा वर्तमान चंद्रमा यदि केंद्रेश हो, यानी पाप का संग न हो, तो चंद्रमा यदि केंद्रेश हो अथवा सप्तमेश हो तो क्रमशः इन्हें उत्तरोत्तर कम अशुभता प्राप्त होगी। चंद्रमा बुध को यह फल पाप कम लगेगा। पहले बुध को लेते हैं कि बुध की एक राशि सप्तम में और दूसरी राशि केंद्र में रहेगी। अब सप्तम में बुध की राशि होने पर यदि बुध स्वयं मारक स्थान में पड़े तो वह भी मारक होगा, लेकिन गुरु व शुक्र की अपेक्षा कम मारक होगा। सबसे ज्यादा मारक शुक्र और गुरु, उससे कम बुध और उससे कम चंद्रमा। चंद्रमा की एक राशि 4-7 स्थान में पड़े तो वह कम अशुभ होगी और सप्तम में कर्क राशि पड़ने पर, सप्तम में कर्क राशि पड़ने पर, सप्तम में कर्क राशि कहां पड़ रही है? ये आपकी जो सप्तम में कर्क राशि पड़ेगी, ये आपकी मकर लगन में सप्तम में कर्क राशि पड़ेगी। ये मेरे चार्ट में लिखा हुआ है। मकर लगन में सप्तम में कर्क राशि पड़ेगी तो यह कम अशुभ होगी। अतः सब तो वह अधिक केंद्र दोष से युक्त रहेगा, उसे कोई केंद्र का दोष नहीं लगेगा। यदि स्वयं चंद्रमा स्वराशि में सप्तम स्थान में है तो वह अधिक मारक हो जाएगा। अगर यहाँ चंद्रमा खुद बैठा हुआ है मकर लगन में, अगर सप्तम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो वह मारक हो जाएगा, लेकिन इसका मारकत्व बुध की अपेक्षा कम है। लेकिन इसका पहले बता चुका हूं कि चंद्रमा का सबसे कम मारक तत्व का दोष लगता है, उससे ज्यादा बुध को, उससे ज्यादा शुक्र को और बुध को। यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गुरु शुक्र बुध चंद्रमा यदि केंद्र में अब अन्य राशि में बैठे हों, दूसरी राशि में बैठे हों, अर्थात स्वग्रही न हो, मतलब अपनी राशि में न बैठे हों, तो उन्हें मारकत्व प्राप्त नहीं होता। केवल केंद्र स्थिति में दो ही मारकत्व नहीं मिलता, अपितु केंद्र अधिपति व केंद्र स्थिति में दोनों साथ ही तभी मारकत्व मिलेगा। इस प्रकार विशेष पूर्वक इनका अशुभ तत्व समझ लेना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि केंद्रेश होकर केंद्र में स्थित होने पर गुरु व शुक्र को, तत्पश्चात बुध को, इसके बाद चंद्रमा को मारक तत्व प्राप्त होता है। केंद्र में भी सप्तम केंद्र का विशेष विचार करना होगा। अब सूर्य चंद्रमा के विषय में विशेष नियम का प्रतिपादन करते हैं। यह बताया चुका है कि भाग्य स्थान का व्ययेश अष्टमेश ग्रह कोई भी हो, वह पापिष्ट
वह पापी माना जाता है। यह सामान्य नियम है कि अंतिम पंक्ति लिखी गई, कहा गया है कि सभी अष्टमेश पापी, यह कहा गया है कि सभी अष्टमेश पापी होते हैं, परंतु सूर्य चंद्रमा की स्थिति यदि अष्टम स्थान में पड़े, सूर्य चंद्रमा की राशि अगर अष्टम स्थान में पड़े तो वह अष्टमेश होने के महान दोष से नहीं मिलता। ये हमारी धनु लगन में अष्टम में राशि कर्क पड़ती है और मकर लगन में अष्टम में सूर्य की राशि पड़ती है। इन्हीं दो लगनों में सूर्य की चंद्रमा की राशि पड़ती, धनु में चंद्रमा की अष्टम पड़ेगी और मकर में सिंह राशि पड़ेगी। तो इन्हें अष्टमेश होने का महान दोष नहीं मिलता। यानी धनु और मकर लगन में चंद्रमा को और सूर्य को अष्टमेश होने का पाप नहीं लगता है। यह इतनी अच्छी किताब है हमारी लघु पाराशरी, इसमें इतने खास नियम दिए गए हैं चुन चुन करके कि इनका हम जितना गुणवाद धन्यवाद करें उतना थोड़ा ही है। कुछ लोग समझते हैं कि अष्टमेश सूर्य चंद्रमा शुभ फल देते हैं, यह साक्षात भ्रम है, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन सामान्य नियम यह है कि अष्टमेश कोई भी हो वह पापतम है। केवल सूर्य और चंद्रमा की राशि अष्टम में होने पर उन्हें अष्टमेश तत्व का दोष अवश्य होगा, लेकिन अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत कम, ना के बराबर। और इतना तो उतरा चढ़ाव हर एक की जिंदगी में आता है, पता भी नहीं लगता कि कब कौन सा समय निकल गया। और मंगल दसम स्थान का स्वामी होने से केवल शुभ फल नहीं देता, केंद्र से होने पर ग्रह सम हो जाते हैं। यदि यह साथ ही त्रिकोण स्थान का स्वामी हो तो शुभ फल देने में समर्थ होगा। यदि यह साथ त्रिकोण स्थान का स्वामी हो तभी शुभ फल करेगा। यानी मंगल ग्रह दसम स्थान का स्वामी होने से केवल शुभ फल नहीं देता, शुभ फल देगा तो उसकी एक राशि त्रिकोण में पड़े। तो ये हम देख रहे हैं इसकी त्रिकोण राशि कौन से लगन में पड़ती है। इसकी त्रिकोण की राशि जो होती है मंगल की, वह पड़ती है कर्क लगन में। दसम राशि मेष दसम में और वृष राशि कर्क में पड़ती है, तो यह फल अच्छा करेगा। और दूसरी हमारी सिंह राशि में पड़ती है, एक चौथे भाव में वृश्चिक राशि और 9 भाव में मेष राशि पड़ती है, 2 में और कहाँ पड़ती है भाई, ये 2। यानी सिंह सिंह लगन में कर्क लगन में मंगल अच्छा फल देगा। केंद्र त्रिकोण के अधिपतियों का योग निश्चय योगप्रद होता है। एक साथ केंद्र त्रिकोण का अधिपति हो तो वह भी योग कारक होता है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, गुड़ की बात जो इसी में लिखा हुआ है। हमारे त्रिकोण कुंडली में 2 होते हैं, एक तो होते हैं 1 5 9, एक होते हैं 3 7 और 11, ये भी त्रिकोण होते हैं हमारे। ये किताब बताती है त्रिकोण हमारे 2 होते हैं, 1 5 9 और दूसरा होता है 3 7 11, ये भी त्रिकोण ही माने जाते हैं। ये आगे इसकी व्याख्या में आपको बताऊंगा। और केंद्र व त्रिकोण स्थान कोई स्वामी एक हो ग्रह हो तो वह परम योग कारक होता है। यह कर्क लगन में मंगल, ये मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। कर्क लगन और सिंह लगन में मंगल आपका योग कारक ग्रह होता है। यदि मंगल कर्क लगन में दसम स्थान में बैठ जाए तो परम प्रतापी राजयोग अधिपत्य को प्रदान करेगा। हमारा विचार है कि
कर्क लगन में सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। सबसे अच्छा फल मंगल कर्क लगन में देता है। क्यों? कर्क लगन में हमारा दशम भाव का बहुत महत्व माना गया है। कर्म भूमि का ये हमारी एक कर्म भूमि है। तो कर्क लगन में मंगल बहुत अच्छा फल देता है। और एक हमारा सिंह लगन में, लेकिन इसकी मान्यता ज्यादा है दशम भाव की नवम भाव से। कारण यह है कि लगन में, कारण यह है कि दशम में स्थित मंगल स्वयं मूल त्रिकोण होगा। और वैसे भी मंगल और सूर्य दशम भाव में बैठा हो तो वो ग्रह अच्छा ही फल देगा, क्योंकि ये हमारा सूर्य का प्रकाश भाव आते हैं प्रकाश में। तो यहाँ सूर्य मंगल अपना अच्छा प्रभाव देते हैं दशमा में बैठे हों। और कर्क लगन में मंगल पंचम तो योग कारक है, लेकिन हमारे विचार में पंचमस्त होकर 10 मस्त की अपेक्षा कम बली योग बनता है। हमारे विचार में पंचमस्त होकर के 10 मस्त की अपेक्षा कम बली योग बनता है। पंचमस्त में बैठा हो मंगल तो अधिक अच्छा माना जाता है 10 मस्त की अपेक्षा। अतः पापी ग्रह केंद्रित होने पर पाप नहीं देते। ये नियम पीछे बता चुके हैं। हमने व्याख्या में यह भी प्रदान किया है कि ये पापी केंद्रित अपना फल दूसरे स्थान में पड़ने पर वाली राशि के आधार पर देते हैं। तो यह आपको मैंने मंगल के बारे में बता दिया है। और यह बताया है कि यदि लगन में लगने स्वक्षेत्री हो, यदि लगन में लगने स्वक्षेत्री हो, विशेषतः कर्क लगन में चंद्रमा, कर्क लगन में चंद्रमा, यानी कर्क लगन में चंद्रमा परम शुभ माना जाएगा। इसके पीछे कर्क लगन में चंद्रमा शुभ माना जाता है। बाकी लगनों में चंद्रमा लगन में बैठा हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। कर्क लगन में चंद्रमा लगन में बैठा हो तो अच्छा माना जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में कर्क लगन में चंद्रमा परम शुभ है। मेष लगन में मंगल लग्नस्थ हो तो पर सिद्धांत के शुभ होकर केंद्र त्रिकोण होकर लग्नस्थ होने पर शुभ फल देगा। और मेष लगन में मंगल लगन में बैठा हो तो शुभ, और कन्या लगन में बुध बैठा हो तो भद्रक योग कहलाता है। दूसरी राशि पढ़ने के कारण यह समय तथा लग्नेश होने का कारण परम शुभ है। तो यहाँ पर मंगल और बुध और चंद्रमा अपनी राशि में बैठे हों तो ये परम शुभ माने जाते हैं। अब मैं आपको आगे व्याख्या राहु केतु के बारे में बताऊंगा, उनका शुभ अशुभ कब माना जाता है।